चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का यूनिट नंबर 7 पढ़ रहे थे, है ना। और फोर्जिंग लॉसेस के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे लेक्चर नंबर 16 में। आज लेक्चर नंबर 17 में हम लोग पढ़ेंगे फोर्जिंग डिफेक्ट्स के बारे में। जब भी हम लोग फोर्जिंग करते हैं तो बहुत सारे डिफेक्ट भी साथ ही साथ इंड्यूस होते रहते हैं, है ना। और इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, है ना। आपका डाई का जो साइज एंड शेप है वो अच्छा नहीं है, या फिर कभी मटेरियल कम पड़ गया फोर्जिंग के लिए, है ना, या फिर कभी कम तापमान पर ही हमने फोर्जिंग कर दिया, तो जिसके कारण क्या होता है बहुत अलग अलग तरह के डिफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। एक एक करके हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्जिंग डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। देखिए फोर्जिंग डिफेक्ट क्या होता है। फोर्जिंग डिफेक्ट आर डिफाइंड एज द अनडिजायरेबल इरेगुलरिटीज, है ना, और faults produced in a forged component due to improper forging conditions, ठीक है। जैसे पुअर मटेरियल फ्लो या फिर प्रोसेस एरर हो सकता है, जिसके कारण क्या होता है फोर्ज्ड कंपोनेंट जो होता है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो घट सकती है, एक्यूरेसी अच्छी नहीं हो सकती है, क्वालिटी पर असर पड़ सकता है, ठीक है ना। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्जिंग डिफेक्ट्स हैं, जैसे अनफिल्ड सेक्शन, कोल्ड सट, लैप, स्केल पिट्स, क्रैक्स, मिसमैच, वॉर्पिंग, एंड नंबर 8 में है फ्लेक्स, है ना। फ्लेक्स तो आपको समझाया ही था फोर्जिंग लॉसेस में, है ना। एक एक करके समझेंगे। पहला है अनफिल्ड सेक्शन। अनफिल्ड सेक्शन नाम से ही पता चल रहा होगा कि मान लीजिए दो डाई के बीच में हमने वर्कपीस को रखा है, और जब हम फोर्जिंग करेंगे तो कभी कभी क्या होता है मटेरियल सफिशिएंट नहीं हो पाता है। फोर्ज तो हो जाता है कंपोनेंट, है ना, वर्कपीस फोर्ज्ड हो गया, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पर खाली रह जाता है, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में जो मटेरियल चाहिए था, सफिशिएंट अमाउंट में जो वर्कपीस होना चाहिए था वो नहीं है, जिसके कारण क्या होगा कुछ सेक्शन अंदर का खाली रह जाता है, तो जिसके कारण आपका स्ट्रेंथ घटेगा, नहीं घटेगा। इट इज अ फोर्जिंग डिफेक्ट इन विच द मेटल फेल्स टू कंप्लीटली फिल द डाई कैविटी, है ना। डाई कैविटी किसको बोलेंगे, एक डाई नीचे होता है जो फिक्स होता है, एक डाई ऊपर होता है जो मूवेबल होता है, और जब ये दोनों आप बीच में वर्कपीस हमने रखा हुआ है, और जब ये दोनों जब ऊपर वाला डाई आके वर्कपीस को दबाकर जब फिल कर देता है तो क्या होता है, फिल करने के बाद अंदर में वर्कपीस जो है वो डाई का शेप ले लिया, जिस शेप का डाई था, लेकिन क्या होता है उस फोर्ज्ड कंपोनेंट में कुछ ना कुछ जगह खाली रह जाता है, अच्छे से भर नहीं पाता है ना, तो जिसके कारण उसका स्ट्रेंथ वीक हो जाता है, रिजल्टिंग इन एन इनकम्प्लीट शेप ऑफ द फोर्ज्ड कंपोनेंट। दिस डिफेक्ट अकर्स ड्यू टू इनसफिशिएंट मेटल की कमी के कारण, या फिर लो फोर्जिंग टेम्परेचर एंड इम्प्रॉपर डाई डिजाइन के कारण। आपका डाई का डिजाइन अच्छा नहीं है, फोर्जिंग जो तापमान जितना चाहिए था, जितने तापमान में हमको उसको प्रेस करना था उतना तापमान नहीं मिल पाया, या फिर मेटल जो है वो इनसफिशिएंट है, कम है, जिसके कारण आपका अनफिल्ड सेक्शन जो एक तरह का फोर्जिंग डिफेक्ट है वो एराइज होता है। दूसरा है कोल्ड सट। कोल्ड सट का मतलब होता है कि जब भी हम लोग दो मेटल को फोर्ज्ड कंपोनेंट यानी फोर्जिंग के द्वारा जोड़ने का काम करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमने दो मेटल को जोड़ तो दिया, लेकिन कम तापमान के कारण क्या होता है एक हेयर लाइन क्रैक दिखता है एट दी जॉइंट, जहां पर जॉइंट हुआ है वहां पर एक पतला सा क्रैक दिखता है, जो किसके कारण होता है कम तापमान में दोनों ही मटेरियल को क्या करना, जोड़ना, ठीक है। जैसे कोल्ड सट अकर्स व्हेन टू स्ट्रीम्स ऑफ मेटल, मान लीजिए जैसे फोर्ज्ड वेल्डिंग की हम बात करते हैं, है ना, दो कंपोनेंट को गर्म करके और पीट के जोड़ेंगे, है ना। अब मान लीजिए वो ठंडा है ना, अच्छे से जितना तापमान चाहिए उतना तापमान नहीं है, उसके बाद अगर दो चीज़ों को गर्म करके पीट के जोड़ दिए, जुड़ तो जाएगा, लेकिन उसमें एक हेयर लाइन क्रैक नजर आएगा। कहाँ पर नजर आएगा, जहाँ पर हमने ज्वाइंट किया है, और ये किसके कारण होता है, कोल्ड सट के कारण होता है। कोल्ड सट अकर्स व्हेन टू स्ट्रीम्स ऑफ मेटल मीट ड्यूरिंग फोर्जिंग बट डू नॉट फ्यूज प्रॉपरली, अच्छे से जुड़ नहीं पाता, फॉर्मिंग ए थिन क्रैक लाइन, पतला सा क्रैक लाइन हो जाता है ऑन द सरफेस, जिसके कारण क्या होता है इट इज कॉज्ड बाय लो मेटल टेम्परेचर, ठीक है, लो मेटल टेम्परेचर के कारण और इम्प्रॉपर मेटल फ्लो के कारण। इम्प्रॉपर मेटल फ्लो क्यों हुआ, क्योंकि तापमान कम था, ठीक है, जिसके कारण आपका कोल्ड सट होता है। नेक्स्ट है लैप। लैप क्या होता है कि जब भी हम फोर्जिंग किए तो फोर्ज्ड जो कंपोनेंट है वो आपस में ही क्या हुआ, मतलब घूमकर और चिपक गया आपस में ही, ठीक है। जैसे लैप इज अ डिफेक्ट फॉर्म्ड व्हेन द मेटल फोल्ड्स, जब मेटल को दबाएं और वो घूमकर क्या हुआ
लैप का मतलब क्या होता है? लैपिंग, ओवरलैपिंग क्या होता है? एक के ऊपर एक जुड़ गया तो बोल दिए लैपिंग, नहीं हो गया। तो लैपिंग क्या होता है? जब भी आपका एक तरह का डिफेक्ट है लैप, कैसे होता है? जब मेटल फोल्ड होता है, अपने आप में ही फोल्ड हो जाता है। हमने चीजों को दबाया इस तरह से, लेकिन वो अपने आप में ही एक अजीब तरीके से फोल्ड हो गया। फोर्स्ड प्रोडक्ट जो हुआ, कुछ कंपोनेंट्स जो हैं यानी कुछ पार्ट्स जो हैं फोर्स्ड जो प्रोडक्ट हैं उसके कुछ पार्ट्स अपने में ही फोल्ड होकर चिपक गए, है ना। ड्यू टू इम्प्रॉपर डिफॉर्मेशन और एक्सेसिव मेटल, बहुत ज्यादा मेटल होगा तो क्या होगा? आपस में ही वो मिल जाएगा। मान लीजिए बिलेट हमको जिस शेप और साइज का चाहिए उतना ही लेंगे ना, जरूरत से ज्यादा बड़ा वर्कपीस ले लेंगे तो क्या होगा? वो तो डिफॉर्म हो जाएगा, और डिफॉर्म ऐसे होगा यानी एक के ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगा, है ना, अजीब तरीके से वो डिफॉर्म हो जाएगा। क्रिएटिंग अ सीम ऑन द सरफेस दैट वीकेंस द कंपोनेंट, जिसके कारण क्या होता है? फोर्स्ड फाइनल प्रोडक्ट कमजोर हो जाता है। स्केल पिट्स आपको समझाया था। जैसे मान लीजिए स्केल आपको समझाया था कि फोर्जिंग लॉसेस में कि क्या होता है, जब भी मेटल बहुत गर्म होता है और जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है यानी हवा के साथ रिएक्ट करता है तो वो स्केल का फॉर्मेशन करता है। और जब स्केल के ऊपर में जब हम लोग क्या करते हैं, प्रेस कर रहे हैं ना, पावर हैमर का इस्तेमाल करके, तो उस स्केल के कारण छोटे छोटे गड्ढे बनने लगते हैं फोर्स्ड कंपोनेंट में, है ना। तो वो भी एक तरह का डिफेक्ट ही है। स्केल पिट्स आर स्मॉल डिप्रेशन, कुछ छोटे मोटे गड्ढे ऑन द सरफेस ऑफ द फोर्जिंग कॉज्ड बाय ऑक्साइड स्केल बीइंग प्रेस्ड इनटू द मेटल ड्यूरिंग फोर्जिंग, ठीक है ना। जो स्केल होते हैं वही गड्ढा बना देता है। दिस डिफेक्ट अकर्स व्हेन द बिलेट इज नॉट प्रॉपरली क्लीन्ड बिफोर फोर्जिंग। फोर्जिंग करने से पहले अगर हम लोग बिलेट को अच्छे से साफ सफाई नहीं करेंगे तो ये आपका स्केल पिट्स जो डिफेक्ट है वो अराइज होगा। पांचवा है क्रैक्स। क्रैक्स तो आपको पता ही है, क्रैक्स आर सरफेस और इंटरनल फ्रैक्चर्स दैट डेवलप इन द फोर्स्ड पार्ट ड्यू टू द एक्सेसिव फोर्जिंग टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा तापमान पर अगर हम लोग फोर्जिंग करेंगे तो इंटरनल क्रैक या फिर सरफेस क्रैक होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। हाई स्ट्रेन और रैपिड कूलिंग आफ्टर फोर्जिंग, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमने क्या किया, ज़रूरत से ज़्यादा उसकी पिटाई कर दी, क्योंकि हैमरिंग कर दिया ज़रूरत से ज़्यादा, तो क्रैक होने का चांस होता है। या फिर मान लीजिए रैपिड कूलिंग कर दिया, क्योंकि बिलेट आपका हॉट होता है और आपने रैपिड कूलिंग कर दिया, पानी में डाल दिया, तो भी इंटरनल क्रैक्स या फिर सरफेस क्रैक होने के खतरे हमेशा बने हुए रहते हैं, जिसको बोला जाता है क्रैक्स, ठीक है। नेक्स्ट है मिसमैच वॉर्पिंग फ्लेक्स, इसको भी समझाएंगे, इसको पहले आप लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है मिसमैच वार्पिंग और फ्लेक्स, ठीक है। मिसमैच क्या होता है? देखिए, इट इज द काइंड ऑफ डिफेक्ट इन विच द अपर एंड लोअर डाइज आर नॉट प्रॉपरली अलाइंड। हमने आपको बताया था जब डायग्राम बनाया था कि दो डाइज होते हैं, नीचे जो एनविल के साथ रहता है वो फिक्स्ड डाई होता है, ऊपर वाला मूवेबल डाई होता है। अगर दोनों मिस का अलाइनमेंट अच्छा से नहीं है, सेम एक्सिस पर नहीं है, तो आपका मिसमैच फोर्जिंग डिफेक्ट आता है, रिजल्टिंग इन एन ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है अपने एक्सिस से हट जाना या अपने एक्सिस से क्या होगा, डेविएट हो जाना, है ना, डाइस का, उसको ऑफसेट बोलते हैं। और स्टेप ऑन द फोर्स्ड कंपोनेंट, जिसका असर किस पर पड़ता है, फोर्स्ड कंपोनेंट के ऊपर में पड़ता है, ठीक है। बात समझ में आ गया। दो डाइस मान लीजिए एक आगे पीछे हो गया, ये डाइस थोड़ा इधर हो गया या फिर ये डाइस थोड़ा इधर हो गया, तो इसको बोलेंगे मिसमैच, है ना। अब जब ये दबाएगा वर्कपीस को तो ये अच्छे से तो नहीं फोर्स्ड कर पाएगा, जिसके कारण डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा, उसको बोलते हैं मिसमैच। सेवेंथ है वार्पिंग। इट इज द डिस्टॉर्शन और बेंडिंग ऑफ द, वार्पिंग का मतलब होता है बेंड होना फोर्ज्ड कंपोनेंट का, है ना। इट इज द डिस्टॉर्शन और बेंडिंग ऑफ द फोर्स्ड पार्ट आफ्टर फोर्जिंग कॉज्ड बाय अनइवन कूलिंग और नॉन यूनिफॉर्म मेटल फ्लो, ठीक है। मान लीजिए कि कूलिंग आपने अच्छा से नहीं किया, अनइवन कूलिंग हो रहा है या फिर मेटल फ्लो जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो क्या होगा, आपका जो फोर्स्ड कंपोनेंट है वो अच्छे से फोल्ड होने के बजाय अंदर में फोल्ड हो जाएगा, मुड़ जाएगा, है ना। और जो प्रॉपर शेप है उस प्रॉपर शेप में नहीं आ पाएगा, उसको हम लोग वार्पिंग और डिस्टॉर्शन बोलते हैं। 8वां नंबर है फ्लेक्स, और ये लास्ट है। फ्लेक्स हमने आपको बताया था, फ्लेक्स आर इंटरनल क्रैक्स फॉर्म्ड इनसाइड द फोर्जिंग।
फ्लेक्स होगा जो इंटरनल क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं फोर्स्ड कंपोनेंट में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन द मेटल। मेटल में हाइड्रोजन का प्रेजेंस के कारण क्या होता है, जब भी वो गर्म होता है मेटल काफ़ी ज़्यादा, तो अंदर में क्या होता है, एक तरह का क्रैक्स डेवलप होते हैं जिसको इंटरनल क्रैक्स बोला जाता है। यूजुअली अकरिंग इन लार्ज एंड हेवी फोर्जिंग। अगर बहुत बड़ा फोर्जिंग कर रहे हैं, फोर्स्ड प्रोडक्ट बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर आपको फ्लेक्स देखने को मिल सकते हैं, यानी इंटरनल क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी सावधानियां हमें बरतनी होती है जब भी हम लोग फोर्जिंग करते हैं। ठीक है, तो हमने फोर्जिंग लॉसेस के बारे में पढ़ा और फोर्जिंग डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा। यही था बस यूनिट 7 में, और कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स हैं प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के लिए। हमने आपको इनिशियली बता चुका हूं कि हाउ टू फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको पहले से बता रखा है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर सिलेबस अगर टाइम मिलेगी तो कुछ न्यूमेरिकल्स को और हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन थ्योरी पार्ट जो था आपका यूनिट 7 का वो कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 8 की शुरुआत करेंगे जिसमें हम लोग डिफरेंट सीट मेटल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका रोलिंग पढ़ना है, एक्सट्रूजन पढ़ना है और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत कम बचा है आपके सिलेबस में पढ़ने के लिए, लेकिन जितना लेक्चर कंप्लीट हो चुका है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का, अगर इतना आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। ठीक है, चलिए यूनिट 7 यानी लेक्चर नंबर 17 को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप इसको नोट्स बनाइए, अपना ख्याल रखिए, रिवीजन कीजिए और साहब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।